नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड, मच डिमांडेड और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी मास्टर 30 सीरीज की या फिर मास्टर 30 बैच का एक चैप्टर है। और इसके अंतर्गत अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो आपको यूपी बोर्ड लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये क्लास क्या यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है? ऐसा नहीं है। अगर आप भारत की किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे आज के इस सेशन में, हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त आपका एक चैप्टर है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप पीछे देख ही पा रहे हैं। भाई चैप्टर का नाम क्या है? जिस चैप्टर को आप और हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है कृषि। और ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? आपकी जो भूगोल या फिर हम लोग देखते हैं कि आपकी जो ज्योग्राफी है ना, उसके अंतर्गत आप देखते हैं ये हमारा ये अध्याय मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक और काफी महत्वपूर्ण हमारा ये आप देखते हैं दोस्तों चैप्टर है। और पेपर से यहां से बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। हम आज की अपनी इस क्लास में आखिर किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, किन किन बिंदुओं को आप और हम समझेंगे, उसको एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। कृषि ये जो हमारा अध्याय है इससे संबंधित आप देखते हैं कि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है कि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि हम लोग आप सभी के साथ जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसी चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इसी चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मोटे तौर पर लगभग 30-35 सवाल होंगे जो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। उन सवालों को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और ये सवाल आपके पेपर के अंदर आपको जरूर आते हुए दिखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कृषि का हमारा ये अध्याय और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की हर एक बारीकी को हम लोग समझते चलते हैं। सवाल नंबर 1 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक बड़े आप देखते हैं कि क्षेत्र के अंतर्गत क्या की जाती है दोस्तों, हम फसल होते हुए देखते हैं। तो भारत के अंदर जब भी हम लोग कृषि के बारे में डिस्कशन करते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हमें बताया गया है कि हमारे पास कृषि के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, है ना। और कृषि का एक प्रकार है दोस्तों जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो ये जो हमारी गहन जीविका कृषि होती है इसके अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ये एक ऐसे क्षेत्र पे की जाती है जहां पर बड़े बड़े आप देखते हैं कि दोस्तों खेत होते हैं। और वहां पर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि बड़ी जनसंख्या वाले बड़े बड़े खेतों में जिस प्रकार की खेती होती है उसको हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन रबी की फसल है? देखिए भारत के अंदर जो हम अपनी फसलों को उगते हुए देखते हैं, ये फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों किस हिसाब से? ये फसलें उगाई जाती हैं मौसम के हिसाब से। तो अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास होती है रबी की फसल। रबी की फसल का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी फसल को आप देखते हैं कि सर्दी में उगा रहे हैं, सर्दी में पैदा करते हैं, तो ऐसी फसलों को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। वहीं एक होती है दोस्तों हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का मतलब होता है कोई ऐसी हमारी फसल जिसको गर्मी में बोया जाता है ना। और एक होती है दोस्तों हमारी जायद फसल। जायद फसल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होती है हमारी जायद फसल। जायद फसल का मतलब होता है दोस्तों कि आप जिस फसल को बरसात के मौसम में, है ना, सर्दी गर्मी के जो बीच का टाइम होता है उसमें बोते हैं, उसको हम लोग जायद कहते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि सर्दी में बोई जाने वाली फसल है। हमारा चना यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन आपको दिखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है कि इनमें से फलीदार फसल कौन सी है? फलीदार फसल का मतलब होता है जिसके अंदर आप देखते हैं कि फली होती है। जैसे अगर आप इसके पौधे को देखते हैं तो इसके अंदर आपको छोटी छोटी पत्तियां दिखती हैं और उसमें से अलग कर कर इसको निकाला जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारी दालें हैं या फिर पल्सेस हैं, ये एक फलीदार फसल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ब्राजील के अंदर, है ना दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्राजील कर देश है वहां पर स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है? स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई एक खेत है, इस खेत के अंदर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई किसान है, वो इस जगह पर गया, उसने यहाँ पर छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं ना उनके अंदर आग लगा दी। और आग लगाकर आप देखते हैं कि फिर वो यहाँ पर खेती करता है और कुछ समय के बाद वो फिर नए स्थान की तरफ चला जाता है, नए स्थान की खोज में चला जाता है। इस प्रकार की खेती को हम लोग स्थानांतरित कृषि या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी पुकारते हैं। भारत के अंतर्गत इसको झूम खेती भी कहा जाता है। और आप देखते हैं कि इसको कर्तन दहन प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। ब्राजील में इसको आप देखते हैं दोस्तों रोका इस नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि नहीं है? देखिए
हमने जैसे आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि भारत के अंदर फसलों को उगाने की, खेती करने के अलग अलग तरीके हैं। इनमें से एक तरीका कहलाता है रोपण कृषि। अब ये रोपण कृषि क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, रोपण फसल है ना, या फिर रोपण कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको अगर फसल को उगाना होता है ना, तो आप क्या नहीं करते, आप बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, बीजों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि बीजों की जगह हम लोग छोटे छोटे पौधे लगाकर क्या करते हैं दोस्तों, फसल को उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार की फसल जिसमें छोटे छोटे पौधे लगाकर फसलों को उत्पादित किया जाता है, इस प्रकार की खेती को हम लोग रोपण कृषि या फिर रोपण फसल के नाम से पुकारते हैं। हमारा चाय हुआ, गन्ना हुआ, रबड़ हुआ, ये सभी रोपण कृषि के तहत बोए जाते हैं। गेहूं इसके अंतर्गत हमें आता हुआ नहीं दिखता। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि रागी का उत्पादक राज्य, रागी का उत्पादन इनमें से किस राज्य के अंतर्गत आप देखते हैं कि नहीं किया जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर आप लोग देखते हैं कि रागी का उत्पादन नहीं होता। रागी एक मोटा अनाज है जो भारत के अंदर बड़े स्तर पर पैदा होती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। भारत के अंदर आप देखते हैं कि कर्नाटक हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल राज्य हुआ, है ना। इन सभी राज्यों के अंतर्गत आप देखते हैं कि रागी का उत्पादन होता है। उत्तराखंड के अंदर इसकी उतनी ज्यादा उपस्थिति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही बना। अगला, मलबरी का संबंध किससे होता है दोस्तों, है ना। अब ये मलबरी क्या है, मलबरी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मलबरी मुख्य तौर पर होती क्या है ना। दोस्तों, मलबरी का मतलब होता है कि हम जब पौधों को उगाते हैं, है ना, आप देखते हैं कि एक प्रकार का आप देखते हैं कि कपड़ा होता है जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग रेशम के नाम से पुकारते हैं। आपने बहुत बार गाना भी सुना होगा, रेशम का दुपट्टा लेके, है ना। दोस्तों रेशम क्या है दोस्तों, रेशम एक प्रकार का आप देखते हैं कि कपड़ा है। और ये रेशम का कपड़ा हमें कहां से मिलता है दोस्तों, ये रेशम का कपड़ा हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। और ये रेशम के कीड़े कहां पर होते हैं दोस्तों, ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, ये मलाबारी करके एक पेड़ होता है उसके ऊपर होते हैं। तो एक ये पेड़ है मलाबारी करके, उस मलाबारी पेड़ की पत्तियों में हम देखते हैं कि ये रेशम के कीड़े होते हैं। यही रेशम के कीड़े क्या करते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे तंतु या फिर आप देखते हैं कि धागों को उत्पादित करते हैं, और इन्हीं धागों को जोड़कर क्या बनता है दोस्तों, रेशम का कपड़ा बनता है। तो ये जो मलाबारी शब्द है ये जुड़ा हुआ है रेशम के साथ। ऑप्शन आप देखते हैं कि हमारा सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, यहां पर अब हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, तो इसको बहुत सरलतम तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत में रबड़ का शीर्ष उत्पादन राज्य कौन सा है। देखिए, रबड़ जो है जो आपके घरों में यूज होती है, आप देखते हैं कि बस और ट्रक के टायरों को बनाने के लिए जो हमारा ट्रक है ना, आप देखते हैं जो रबड़ है, ये वही रबड़ की यहाँ पर बात हो रही है। ये रबड़ आप देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होती है। पेड़ जो होते हैं ना दोस्तों, अगर आप लोग देखें कि जो हमारे पेड़ है, उन पेड़ों से आप देखते हैं कि ये रिश्ता हुआ है ना, तरल पदार्थ में बाहर निकलता है, फिर इसके अंदर कुछ केमिकल डाल के इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग या फिर ठोस बनाया जाता है। अगर बात की जाती है भारत के अंदर वो कौन से राज्य हैं जहां पर बड़े स्तर पर रबड़ का उत्पादन होता है, तो आंख बंद करके याद कर लीजिए, भारत के वो राज्य जो आपको समुद्र के पास दिखते हैं। और मुख्य तौर पर इनमें सबसे पहले दिखता है हमारा केरल राज्य। केरल में सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि रबड़ का उत्पादन होता है। और उसके बाद फिर हमारा एक और समुद्र के पास राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर रबड़ का उत्पादन हमें होता हुआ दिखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ दोस्तों, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, और मेघालय के आसपास का जो हमारा एक क्षेत्र हुआ, यहां पर भी आप देखते हैं कि रबड़ का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा केरल में और उसके बाद तमिलनाडु में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है दोस्तों, एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है, और अगर आप लोग अपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ये सवाल आपको बहुत बार दिख जाता है। 5 स्टार दिए हैं, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी फसल है जिसको हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। दोस्तों सुनहरा रेशा का मतलब होता है कि एक प्रकार की ये फसल है, और जब हम इस फसल को देखते हैं, जब ये आप देखते हैं कि इसको काटा जाता है, तो इसके अंदर जो इसके धागे होते हैं वो आपको गोल्डन कलर के दिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग जूट या फिर पटसन कहते हैं। ये जो पटसन या फिर जूट की हम खेती करते हैं ना, इसको हम लोग सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के नाम से भी पुकारते हैं। और जूट से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जूट के बैग बनाए जाते हैं, इससे आप लोग देखते हैं कि आटे की बोरी वगैरह बनाई जाती है, इससे आप देखते हैं कि चटाई बनाई जाती है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला सवाल है कि अगर आपको कपास की खेती करनी है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है दोस्तों। कपास का मतलब क्या होता है, कपास को हम लोग रुई कहते हैं, और अगर आपको रुई का उत्पादन करना है तो आपको काली मिट्टी की जरूरत होगी, और भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अंतर्गत हमें दिखती है। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर का उत्पादन है ना, सेरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से होता है। अब ये सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हमें रेशम के कपड़े को प्राप्त करना होता है तो हमारे पास रेशम के कीड़े होते हैं, मलाबारी पेड़ होता है। उस पेड़ के ऊपर आप देखते हैं कि ये जो रेशम के कीड़े होते हैं वो मौजूद होते हैं, उसी से वहां से धागे प्राप्त होते हैं और फिर रेशम का कपड़ा तैयार हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेरीकल्चर, है ना। जब आप खेती बाड़ी करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना, जब आप फसलों को उगा रहे हैं, गेहूं, चावल, अनाज। लेकिन जब आप लोग कपड़े यानी कि रेशम की प्राप्ति करते हैं छोटे छोटे कीड़ों से, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो जो रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों, उसको सेरीकल्चर के नाम से पुकारा जाता है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था तो भारत को आजाद होने के बाद आप देखते हैं कि भारत में ना लोगों के पास जमीनें सही तरीके से विखंडित नहीं थी। बहुत से लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और बहुत से लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, वो पूरे तौर पर भूमिहीन थे। अब इसी वजह से कि भारत के अंदर जमीन का बंटवारा सही तरीके से हो सके, भारत के अंदर एक आंदोलन चलता है और इसी आंदोलन को हम लोग भूदान आंदोलन के नाम से पुकारते हैं। इस भूदान आंदोलन को आप देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो बड़े बड़े भूपति हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, उनसे विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी जमीनों को अपने देशवासियों को दें। और बहुत से बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी जमीनों को लोगों को दान दिया। इसी को हम लोग भूदान आंदोलन, जो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और खाद्य सुरक्षा के क्या मतलब आपके लिए होता है। देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा शरीर है, इसको जीवित रहने के लिए आप देखते हैं कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है ना। आप देखते हैं कि अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारे लिए जीवित रहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हर एक व्यक्ति तक आप क्या हो दोस्तों, इतना हो कि उसको एक संतुलित और आप देखते हैं कि पेट भरने लायक खाना मिल सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से पुकारते हैं कि देश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो हो वो भूखा ना रहे, वो भूखा ना सोए। इसकी पूरी जिम्मेदारी देश की सरकार की हो। इसी को हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि अगर आपको रबड़ का उत्पादन करना हो, और यहां से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिटेल्ड यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में हमें आते हुए दिख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि दोस्तों अगर आपको रबड़ का उत्पादन करना है तो रबड़ के उत्पादन के लिए आपकी क्या क्या जलवायु दशाएं आपको चाहिए। देखिए, अगर आपको रबड़ का उत्पादन करना है तो हमें एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, जो मुख्य तौर पर आपको ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो, एक संतुलित तापमान आपको वहां पर दिखना चाहिए। अधिकतर उस क्षेत्र के अंदर 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होना चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा की बारिश होती है और आप देखते हैं कि वहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, है ना। और वहां की हवा में आप देखते हैं कि नमी होनी चाहिए, यानी कि पानी की उपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात वो समुद्र के पास होना चाहिए, है ना। ऐसे इलाके जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, 25 डिग्री से ज्यादा तापमान रहता है, पानी में नमी रहती है, ऐसे इलाकों के अंदर आप देखते हैं कि रबड़ का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। और भारत में ऐसे हमारे क्षेत्र हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, उसी के साथ हम देखते हैं कि मेघालय हुआ और अंडमान निकोबार आइलैंड। और अगर बात की जाए दोस्तों कि ये जो हमारा रबड़ का उत्पादन है पूरी दुनिया के अंतर्गत, भारत इसके अंदर आपको 5th नंबर पे, 5वें नंबर पर आता हुआ दिखता है। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर उत्पादित होने वाली जो हमारी दलहन की फसलें हैं, दलहन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारी दालें हैं, ये भारत के अंदर कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो भारत बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों दालों का उत्पादन करता है ना। और भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की दालों को बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारी तूर दाल हुई, उड़द दाल हुई, मूंग दाल हुई, मसूर, मटर, चना। अच्छा, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है ना। हम लोग सबसे ज्यादा दुनिया में दालों को उगाते हैं और भारत दालों का सबसे बड़ा आप देखते हैं कि उपभोग करता भी है, यानी कि हम सबसे ज्यादा इसको खाते भी हैं, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग हम ही करते हैं दालों का और सबसे ज्यादा पैदा भी हम ही लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखा जा रहा है, तो बहुत ही गहराई के साथ आपको सवाल को समझना है। दोस्तों पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कार्बनिक कृषि का मतलब क्या होता है ना। कार्बनिक कृषि का मतलब क्या है दोस्तों। अब ये जो कार्बनिक कृषि है, आप देखते हैं कि ये काफी आजकल प्रचलन में है, एक नया ट्रेडिशन आपको दिखता है। इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से पुकारते हैं या फिर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कहते हैं।
अगर आप देखें दोस्तों कि आज से लगभग 40-50 साल पहले जो भारत के अंदर खेती की जाती थी उसमें हम केमिकल्स डालकर खेती किया करते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती थी। फसल तो ज्यादा उग जाती थी, लेकिन अगर आप उसका सेवन करते थे तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती थी। अब इसी बात को ध्यान में रखकर आप देखते हैं कि फसलों का उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन हम केमिकल के बिना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हम रसायनों के बिना, केमिकल के बिना जब हम खेती करते हैं, है ना, ऐसी खेती जो बिना किसी केमिकल के उगाई जाती है उसको हम लोग कार्बनिक कृषि या फिर आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से पुकारते हैं। और इसका आप देखते हैं कि पर्यावरण पर और लोगों की सेहत पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है, हाईली इंपॉर्टेंट है और हाईली आप देखते हैं कि दोस्तों आपके पेपर के अंतर्गत आने की संभावना रखता है। सवाल है, पूछा जा रहा है कि अगर आपको चावल की खेती करनी है, और चावल को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम लोग धान भी कहते हैं, तो कृपया करके घबराइएगा मत, है ना, धान चावल एक ही है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपको चावल की खेती करनी है तो इसके लिए हमें कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं और इसके लिए कितनी तापमान की जरूरत होगी, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक एक कर आप सभी के सामने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं दोस्तों कि भारत जो है ना, आप देखते हैं कि भारत के अंदर लोग चावल को अधिकांशतः बहुत मुख्य तौर पर खाते हैं। भाई हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, सभी को चावल बहुत ज्यादा पसंद है। दुनिया में चीन जो है दोस्तों वो पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर, और हमारा प्यारा भारत आपको दूसरे नंबर पर आता हुआ दिखता है चावल के उत्पादन में। अगर आपको चावल का उत्पादन करना है तो ऐसी जगह चाहिए जहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का हो, ठीक है। और बारिश कितनी चाहिए दोस्तों, आप देखते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो और बारिश आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास की दिखती हो, तो 100 सेंटीमीटर की बारिश और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की जहां पर आप देखते हैं कि तापमान हो, ऐसे क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, चावल को उत्पादित करते हैं। अब मान लीजिए कि सर कोई ऐसा इलाका है जहां का तापमान आप देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन वहां पर बारिश नहीं होती, यानी कि वहां पर अगर पानी की कमी है, क्या वहां नहीं उगा सकते चावल, उगा सकते हैं। वहां पर उगाने के लिए आपको सिंचाई की व्यवस्था होगी, है ना, तो अगर आप नदियों से पानी लेकर खेतों तक पहुंचा देंगे, अगर तापमान अच्छा होगा तो वहां पर भी चावल की खेती की जा सकती है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे उत्तर के मैदान हुए, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया हुआ, पंजाब, हरियाणा, है ना, बिहार, बंगाल, इन राज्यों में बड़े स्तर पर चावल का उत्पादन होता है ना, और नदियों के किनारे पर आप देखते हैं कि ये हमारी चावल को उगाया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी जलोढ़ मृदा। अच्छा, आप देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंतर्गत ऐसे इलाके जहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है लेकिन वहां पर बारिश नहीं होती, तो ऐसे क्षेत्रों में हम देखते हैं दोस्तों नहरों की मदद से, आप क्या देखते हैं कि नहरों की मदद से पानी पहुंचाकर क्या किया जाता है, खेती की जाती है चावल की। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल की फसल उग पा रही है बारिश कम होने के बाद भी, सिंचाई की व्यवस्था की वजह से, है ना। और चावल का जो उत्पादन होते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि जून जुलाई के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये उगाया जाता है और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि भारत इसको उत्पादित कर रहा है, पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों यहां पर भी हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे समझते चलना है। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों के अंतर्गत देने हैं, तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है। पूछा जा रहा है कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय सुझाए गए हैं, इसका आंसर हमें बताना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भारत जो है दोस्तों एक कृषि प्रधान देश रहा है, जब भी हमें आजादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 से, तो भारत के अंदर अधिकतर लोग खेती का ही काम कर रहे थे, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अंतर्गत लगभग 70% जो लोग हैं, 70% के करीब जो लोग हैं, वो खेती से अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करते हैं। अब 1947 से आप देखते हैं कि वर्तमान समय तक भारत की सरकार ने अनेकों तरीकों को अपनाया है जिसके तहत हमने अपनी कृषि के उत्पादन को और कृषि को बेहतर किया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। जमींदारी प्रथा का मतलब क्या है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय तक आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बड़े बड़े जमींदार बना दिए गए थे। इन जमींदारों ने गांव के लोगों की जमीनों को हड़प लिया था और गांव के लोगों को भूमिहीन बना दिया था। तो जब भारत आजाद हुआ इन लोगों से कहा गया कि आपको उन लोगों की जमीन वापस करनी होगी, और ये जो जमींदारी प्रथा थी कि पूरे गांव के अंदर गांव का सिर्फ एक जमींदार है, उसी के पास पूरी की पूरी जमीन है और लोग उसी के खेत पर काम करते हैं, इस व्यवस्था का उन्मूलन इसे समाप्त किया गया। तो किसानों के लिए ये जमींदार प्रथा एक तरीके से अभिशाप थी, उनको गुलाम बनाया हुआ था, वो भूमिहीन थे। भारत की सरकार ने क्या किया, जितने भी हमारे किसान थे उनको क्या किया, उनके गांव के अंदर उनको उनके खेतों का मालिक बनाया और जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो एक गलत प्रथा थी, इसको समाप्त किया। दूसरा तरीका जो भारत के अंदर किया गया उसे कहते हैं दोस्तों चकबंदी। अब ये चकबंदी क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए चकबंदी का मतलब होता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो मान लीजिए कि अगर ये एक गांव है
और इस गांव के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे खेत हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक अंकल है ना, और इन अंकल का नाम क्या है दोस्तों, इन अंकल का नाम है ए, ठीक है, ये एक आदमी है जिसका नाम है ए। अब इसका एक खेत आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर है, और दूसरा खेत आप देखते हैं कि इसका यहाँ पर है, ठीक है। और बीच में हम देखते हैं कि दोस्तों बीच में इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि यहीं पर इसी गांव के अंतर्गत हमें और खेत भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये किसी और व्यक्ति का खेत है, ये किसी और व्यक्ति का खेत है, यहाँ पर किसी और व्यक्ति का खेत है, यहाँ पर किसी और व्यक्ति का खेत है। अब ये जो व्यक्ति है इसके दो खेत हमें दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसके लिए इन दोनों जगहों पर ध्यान दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी जगह बहुत ज्यादा दूर है ना, वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा और इससे उसके उत्पादन पर फर्क होगा। तो इसीलिए क्या किया गया, भारत के अंदर जो खेतों की सीमाएं थी ना उनको बदला गया। खेतों की जो सीमाएं थी ना दोस्तों, उसी को बदलने को हम लोग चकबंदी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये किया गया कि मान लीजिए कि अगर कोई गांव है, उस गांव के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि कोई खेत है, तो लोगों के खेतों को आप देखते हैं कि पास पास लाया गया है ना, उनकी सीमाओं में बदलाव किया गया। और इसके तहत आप देखते हैं कि लोगों को क्या किया गया कि वो ध्यान से आसानी के साथ दोनों खेतों में ध्यान रख सकते हैं, उनकी जमीन एकदम उनके पास रहेगी है ना, एक साथ रहेगी, तो इसके जरिए ज्यादा उत्पादन हो सकता है। तो खेतों की जो जोत थी है ना, सीमा थी, उसमें बदलाव किया और ये बहुत ही लाभकारी हुआ। तीसरा तरीका जो हमारे भारत के अंतर्गत किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से पुकारते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भारत के अंदर साल 1966 के आसपास तक हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन गया था जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या को ले बैठे थे और हमारे पास उनको पेट भरने के लिए अनाज था नहीं। अमेरिका से आप देखते थे कि अनाज भारत के अंदर आता था और उसके बाद फिर भारत के लोग अपना पेट भर रहे थे। तो भारत के लोगों के लिए ये बहुत ही शर्म से डूबने वाली बात थी। इसी समय के अंदर आप देखते हैं दोस्तों, कहानी के अंदर एंट्री होती है एम एस स्वामीनाथन जी की, है ना, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे एम एस स्वामीनाथन जी। और वो भारत की सरकार को आइडिया देते हैं कि हमें अपनी कृषि के तरीके को बदलना होगा, हम बहुत ही पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। और वो क्या बताते हैं स्वामीनाथन जी, वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें अच्छे बीजों का प्रयोग करना होगा, और हम क्या करेंगे, हम अच्छी खाद का प्रयोग करेंगे, है ना, हम अच्छी मशीन का प्रयोग करेंगे। और इसके तहत ही हम लोगों ने क्या किया, इन तीन तरीकों को माना, अच्छी खाद का प्रयोग किया, अच्छे बीजों का प्रयोग किया, अच्छी मशीन का प्रयोग किया। और इसके तहत भारत के अंदर बड़े स्तर पर जो हम एक समय तक दूसरे देशों से अनाज मंगा रहे थे, कुछ ही सालों के अंतर्गत इस तरीके को अपनाकर भारत दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है और फिर हम दूसरे देशों को भेजना शुरू करते हैं। तो ये जो हरित क्रांति थी, इसने पूरे तौर पर भारत की कहानी को परिवर्तित किया था। इसी के साथ आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी सरकार है वो मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को भी लेकर आती है। भारत की सरकार क्या करती है, किसानों को मौका देती है कि वो अपने खेत में क्या कर सकते हैं दोस्तों, छोटी छोटी नहरों को जोड़कर अपने खेत तक पानी मंगवा सकते हैं और बहुत आसानी के साथ अपनी फसल को उगा सकते हैं। पांचवा तरीका जो भारत की सरकार के द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो है फसल बीमा। यानी कि अगर आपने कोई फसल को उगाया और उस फसल का अगर आपको नुकसान हो जाए, यानी कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, आप देखते हैं कि आग लग जाए, भूकंप आ जाए, इस स्थिति के अंदर आप देखते हैं कि आपकी फसल का बीमा सरकार के द्वारा किया गया कि अगर आपका कोई नुकसान हो जाएगा तो उस नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इन 5 तरीकों के जरिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो फसल बीमा किया गया, इसके मुआवजे से अब जो नुकसान होता था, अब किसान उसको भर लेते थे और उनका जीवन बहुत आसानी के साथ गुजर रहा था। ठीक इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत सरकारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं। देखिए, भारत के जो किसान हैं वो अधिकतर आपको दिखता है कि अशिक्षित हैं, या फिर आप देखते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं। और ये जो पढ़े लिखे हमारे किसान नहीं हैं, ये बैंकों से पैसे लेने में घबराते हैं। इसी वजह से ये गांव के अंदर जो साहूकार हैं, जो सेठ हैं, जो जमींदार हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ये साहूकार जमींदार बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि ब्याज लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप उनसे 100 रुपए ले रहे हैं तो वो कहेंगे हाँ हाँ ले जाओ 100 रुपए, जब वापस दोगे ना तो तुम्हें मुझे 500 रुपए देने होंगे। 400 रुपए आप देखते हैं दोस्तों, ये इंटरेस्ट या फिर ब्याज मांग रहे हैं। वहीं भारत के जो दूसरे बैंक हैं वहां पर बहुत कम ब्याज आप देखते हैं कि लिया जाता है। और भारत के जो किसान है ना, ये बैंकों से लोन लेने में घबराते हैं, क्योंकि बैंकों के अंदर ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है, हर एक चीज को चेक किया जाता है। इसीलिए भारत की सरकार ने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी बैंकों को बनाया, ग्रामीण बैंकों को, जिसमें बहुत कम कागजी कार्रवाई होगी, बहुत कम इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, आपको घबराने में नहीं रखा जाएगा और कम कागजी कार्रवाई की मदद से आपको क्या कराया जाएगा, आसानी के साथ लोन दिया जाएगा और बहुत कम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये भी किया गया कि भारत के अंदर भारत के किसानों के लिए मौसम की जानकारी भी दी गई, क्योंकि भारत की जो पूरी की पूरी फसल उगती है वो बारिश के अनुरूप उगती है। तो भारत की सरकार रेडियो पर और दूरदर्शन के जरिए, टीवी पर आए दिन खबर देती रहती है कि कब बारिश आएगी, कब कैसा मौसम रहेगा, और इसके आधार पर हमारे किसान भाई अपनी फसलों को उत्पादित करते रहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको उत्पादन होता है ना। किसानों के लिए आप देखते हैं कि भारत की सरकार ने क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं और उनकी फसल का बीमा भी किया गया है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और सरकार ये भी करती है कि अगर किसी किसान ने अपनी फसल
फसल का उत्पादन किया है ना, मान लीजिए कि कोई किसान है, अब उसने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि अपनी फसल को उगाया और इसने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि चावल को उत्पादित किया। अब इसने जो चावल उत्पादित किया वो लगभग 100 किलो था और ये बाजार में बेचने के लिए गया, है ना, और बाजार में आप देखते हैं कि इसकी चावल की जो कीमत है वो आप देखते हैं कि 1,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन कोई भी बाजार के अंदर जो व्यापारी है वो उसको 1,000 रुपए नहीं दे रहा, सब कह रहे हैं कि भाई 700 रुपए में हमें दे दो, कम पैसा। आप देखते हैं कि व्यापारी लोग ऐसा चालाकी चलते हैं। तो भारत की सरकार ये कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर किसी फसल को उत्पादित किया है, तुम बाजार में बेचने जा रहे हो उसे और तुम्हें उससे अगर कम पैसा मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी गोदाम है, सरकारी आप देखते हैं कि गोदाम है, इन गोदामों में आओ और जो उसका एक्चुअल प्राइस है ना, जो उसका न्यूनतम सहायता मूल्य, जो एक्चुअल प्राइस है वो हम आपको देंगे, है ना, और उससे आपको नुकसान होने से बचाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो भारत के अंतर्गत भारत की सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी कृषि व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को आपको बताना है कि जो हमारी भारतीय कृषि है इसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग देखें, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब आप अपने देश के दरवाजे दुनिया के सभी देशों के लिए खोल देते हैं, कि भारत के अंदर जितने भी हमारे बाजार है ना वो अब खुले हुए हैं, कोई भी देश का सामान हमारे यहाँ पर आकर बेचा जा सकता है और हम भी किसी दूसरे देश में जाकर सामान को बेच सकते हैं। इस वैश्वीकरण से आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत हमें अच्छे खट्टे मीठे दोनों प्रकार के अनुभव देखने को मिलते हैं। अब आप देखते हैं दोस्तों कि दूसरे देशों के अंतर्गत जो बना हुआ अच्छा सामान था, जो आप देखते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का सामान है, क्योंकि उनके पास आधुनिक सामान है, आधुनिक यंत्र है, तो उन्होंने अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया। तो जब वो भारत के अंतर्गत आया तो भारत के लोगों ने अपने ही देश के अंतर्गत बनी फसलों को, सब्जियों को या फिर और जो पदार्थ थे उनको लेना पसंद नहीं किया, बाहर के लोगों का सामान शुरू किया लेना, जिससे भारत के किसानों को थोड़ी दिक्कत आप देखते हैं कि होते हुए दिखी। ये जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है ना दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस है, भारतीय किसान क्या है दोस्तों, उतनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते। भारत के किसान अभी भी आप देखते हैं कि जो पुराना तरीका है फसल को उत्पादित करने का, कि 2 बैल होंगी, 1 हल होगा, उससे उत्पादित कर रहे हैं अधिकतर। और बाहर के देशों में आप देखते हैं कि उनके पास आधुनिक यंत्र हैं और उन आधुनिक यंत्रों की मदद से वो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। और भारत के किसान अच्छा उत्पादन तो करते हैं लेकिन कम उत्पादन होता है, कम फसल उगाई जाती है, तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जितनी मांग है उतना पूरा नहीं कर पाते। तो बाहर के देश वाले तो फायदा उठा लेते हैं, हमारे किसानों को उतना फायदा हम देखते हैं कि नहीं हो पाता, है ना। तो आप देखते हैं कि ये कुछ तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इस वैश्वीकरण से कुछ ऐसी चीजें हुई। इसी के साथ साथ वैश्वीकरण के होने से आप देखते हैं कि एक सकारात्मक तरीका भी होता हुआ दिखा, कि भिन्न भिन्न देशों की जो मशीनें हैं वो भारत के अंतर्गत आने लगी हैं, जिससे भारत के अंतर्गत अब जो किसान है वो मशीनों की तरफ जाने लगे हैं और दुनिया के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो खाद है वो भी भारत के अंतर्गत इसके तहत आई है, जिससे भारत में आप देखते हैं कि खेती को बेहतर किया जा रहा है ना। तो ये कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं कि खेती से संबंधित आप देखते हैं कि हमें अच्छे अच्छे स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो कुछ अच्छे प्रभाव यही थे दोस्तों कि भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये कुछ स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। और नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आप देखते हैं कि दोस्तों जो विदेशी वस्तु है, जो विदेशी सामान आ रहा है उसको भारत के लोग खरीद लेते हैं, जिससे भारत के जो हमारे किसान होते हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, वो उतना ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाते हैं विदेशी सामान का। और ये जो विदेशी देश होते हैं ना, जब भी किसी देश के अंदर अपना सामान भेजते हैं तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये उनको महंगा बेचते हैं, है ना। जैसे आप देखें कि अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जब ये किसी गरीब देश के साथ सामान का लेन देन करते हैं तो उनको महंगा सामान बेचते हैं और खुद आप देखते हैं कि सस्ता उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक वैश्वीकरण का हमें नकारात्मक रूप दिखता है। तो जरूरत है कि सरकारों को और ध्यान देने की जरूरत है कि हम वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत के किसानों को अच्छी से अच्छी मशीनें दें, ताकि उन मशीनों की मदद से, उन खाद की मदद से ज्यादा उत्पादन हो, क्योंकि भारत के जो अनाज है ना उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाहर के लोग भारत के अनाज को लेना चाहते हैं, परेशानी यह है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो अगर अच्छी मशीनें होंगी और नई टेक्नोलॉजी होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिकता को भी मदद दी है, कि अब जब वैश्वीकरण हुआ है तो इससे बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि हम लोग व्यापारिक फसलों को उगा रहे हैं। व्यापारिक फसलों का मतलब होता है कि ऐसी फसल जो बेचने के उद्देश्य से ही की जाती है। भारत में अगर आप देखें कि अधिकतर जो परिवार हैं वो इसलिए ही अपनी फसलों को उगाते हैं जिससे उनका और उनके परिवार का पेट भर जाए। लेकिन वैश्वीकरण के आ जाने से अब कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है, चीजें बेहतर हुई हैं और भारत की ये जो आप देखते हैं कि फसलें हैं या फिर दूसरे देश की जो फसलें हैं वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में आती हुई दिख रही है ना। तो अगर भारत को लंबे समय तक क्या करना है दोस्तों, वैश्वीकरण का फायदा उठाना है तो हमें नई मशीनों को अपनाना होगा और खेती का जो स्वरूप है ना उसे आधुनिक करना होगा।
अब दोस्तों यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों जरूरी है और इस पर आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर जनता आपको गरीब दिखती है ना, गरीबी रेखा से कम दिखती है। भारत के अंतर्गत अधिकतर लोग क्या है दोस्तों, 2 वक्त की रोटी को प्राप्त करने में थोड़ी दुविधा प्राप्त करते हैं। तो इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में, इतने बड़े आकार वाले देश में हर व्यक्ति तक क्या किया जाए दोस्तों, खाने को पहुंचाया जाए, अनाज को पहुंचाया जाए। इसीलिए भारत के अंदर आप देखते हैं कि एक प्रोग्राम को शुरू किया गया है जिसको कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश के अंतर्गत वैसे लोग जो बहुत ज्यादा निर्धर हैं, गरीब हैं, जनसंख्या के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, या फिर कहीं पर कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं भूकंप बाढ़ वगैरह आ गई, तो इस सिचुएशन में भी हम लोग देखते हैं कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत होगी। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास सरकारी गोदाम है, भारत की सरकार के पास सरकारी गोदाम है। और सरकार क्या कहती है दोस्तों, सरकार भारत के किसानों से कहती है कि किसानों आप क्या करो, आप ना अपना अनाज हमें बेच दो। और सरकार क्या करती है, जितना भी अनाज आता है वो इन सरकारी गोदामों में रखती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद भारत की सरकार क्या करती है, जो हमारे गरीब लोग होते हैं ना, उनको राशन कार्ड दिए हुए होती है। अब जिन लोगों के पास ये राशन कार्ड होता है उन लोगों को क्या किया जाता है, इन सरकारी गोदाम से आप देखते हैं कि दोस्तों अनाज को बांटा जाता है। अच्छा, बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको अनाज महंगा मिलेगा, चावल 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो मिलेंगे आपको। वहीं अगर आप राशन कार्ड की मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज को लेते हैं तो चावल 2 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, चीनी 3-4 रुपए किलो आपको मिल जाती है। तो भारत के हर व्यक्ति को आप देखते हैं, ताकि उसको खाने की कमी ना हो, वो भूखा ना रहे, इसके लिए आप देखते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को लागू किया गया, जिसके तहत देश के लोगों को राशन कार्ड दिया गया। सरकारी गोदामों में मौजूद जो हमारा अनाज होता है वो इन लोगों में बांटा जाता है। भारत के शहर हुए, गांव हुए, हर जगह पर हमें ये राशन की दुकानें दिखती हैं जहां पर लोग इनका फायदा उठाते हैं। और ये जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, भारत में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, हर व्यक्ति तक आप देखते हैं कि खाने की सुविधा को पहुंचाया जाता है। इसकी इसकी जो कोशिश होती है वो कौन करता है दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी हमारे भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो इसका रखरखाव करता है। और भारत के अंदर इन्हीं की मदद से आप देखते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक अनाज को पहुंचाया जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। हम देखते हैं कि हमारी जो कृषि है उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन आपको कम होती हुई दिख रही है। इसके परिणाम क्या है, इसको हमें क्या करना है दोस्तों, समझने की जरूरत है। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग देखें दोस्तों, वो हमें देखने को मिलती है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है ना, आप देखते हैं कि दोस्तों एक देखिए कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी कृषि भूमि है ना, उसका आप देखते हैं कि धीरे धीरे आकार कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अब भारत के अंतर्गत या फिर दुनिया के अधिकतर देशों के अंतर्गत लोग किसान नहीं बनना चाहते। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बनना चाहोगे, तो कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, है ना, यूट्यूबर बनना चाहेंगे सर, गेमर बनना चाहेंगे, लेकिन किसान बनने को कोई तैयार नहीं है, किसानी को करने को कोई तैयार नहीं है। और इसी वजह से इस प्रोफेशन के अंदर लोग कम आ रहे हैं। और जो खेती होती है, जो खेत होते हैं, उनका आकार भी हम सिमटता हुआ देखते हैं, है ना। आप देखते हैं कि खेतों की जगह पर लोग फैक्ट्रियों को खोल रहे हैं, दुकानों को खोल रहे हैं, जिससे आप देखते हैं कि जो हमारी खेत थे उनका साइज धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के बढ़ने की वजह से जहां पर पहले बड़े बड़े खेत होते थे, अब उन खेतों में लोगों को स्थापित किया जा रहा है, जिस वजह से आप देखते हैं कि हमें ये समस्या हो सकती है भविष्य के अंदर कि हम लोग अपने देश में हर व्यक्ति के लिए अनाज की सुविधा ना कर सकें। तो अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो दोस्तों आप देखते हैं कि भारत के लिए भविष्य अंधकार में होता है। और आप सभी को पता है कि भारत के लोग किसी चीज में मेहनती हो या ना हो, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों, एक चीज के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं और उस मेहनत का परिणाम हम लोग देते आ रहे हैं, है ना। इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत के अंदर हर 10 साल में आप देखते हैं कि हम लोग जनसंख्या को नापते हैं। तो साल 2011 में हमारी जनगणना हुई, है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि साल 2001 के अंतर्गत हमारी जनगणना हुई, और आप देखते हैं कि साल 2021 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। तो साल 2011 के अंतर्गत, अगर साल 2001 में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम लोग थे 102 करोड़, ठीक है। भारत की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी। साल 2021 में हम लोग कितने हो गए दोस्तों, हम लोग हो गए 121 करोड़। भैया बहुत जबरदस्त, देखिए कितने मेहनती हैं, देखिए मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों ने मेहनत का परिणाम दिया। साल 2021 में भी आप देखते हैं कि दोस्तों जनगणना होनी थी लेकिन इसके आंकड़े आ नहीं पाए। लेकिन साल 2023 में सरकार ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जिसके हिसाब से हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है ना। देखिए मेहनती तो हम हैं मेहनती तो हम हैं, और हमारी मेहनत का परिणाम आपको दिख ही रहा है कि 102 करोड़, 121 करोड़, और अब माना जा रहा है कि लगभग 135 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही, अगर इसी तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही, तो भैया खेत खत्म हो जाएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप देखते हैं कि उन खेतों के अंतर्गत हमें लोगों को बसाना पड़ेगा, लोगों के घर बनेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी जहां वो काम करें, जिससे भारत के लोगों के लिए अनाज की सुविधा क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो बहुत ही कम हो जाएगी।
ठीक है। भारत के अंतर्गत अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमारे पास लगभग 60 करोड़ लोग हैं, और जब जब हमारे पास अगर हम भूमि को देखते हैं तो मात्र वो 25 करोड़ हेक्टेयर की भूमि पर ये लोग निर्भर हैं। देश का लगभग 60 करोड़ जनता मात्र 25 करोड़ खेतों की भूमि पर क्या है दोस्तों, निर्भर है। जरूरत है कि हम अपने क्या करें दोस्तों, अगर 60 करोड़ है तो कम से कम आप देखते हैं दोस्तों कि इसका आधा तो हमारे पास क्या है दोस्तों, खेतों के तौर पर होना चाहिए। तो अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, परिवार नियोजन की तरफ अगर हम लोग नहीं गए, तो भारत के लिए आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। और किसानों को भी क्या है दोस्तों, एक तरीके से आधुनिक चीजों को इस्तेमाल करना होगा, कम जगह पर ज्यादा उत्पादन कर सकें, इस तरीके की तरफ हमें बढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपनी ये जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ और हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, तो इनको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने रखते हैं। ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में आप देखते हैं कि दोस्तों असम, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन प्रणाली को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, है ना। जो हमारी कर्तन दहन प्रणाली है, कर्तन दहन प्रणाली का मतलब होता है कि एक खेत है, इस खेत के अंदर कोई किसान गया, उसने छोटे छोटे जो वहां पर पौधे हैं उनको जला दिया, उसके बाद वहां पर खेती की, कुछ समय के बाद उस जगह को छोड़कर फिर नई जगह पर खेती करने चला गया। तो इसे हम लोग झूम खेती भी कहते हैं दोस्तों, है ना, इसे हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। और भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, हमारे हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पर इसे दीपा के नाम से भी पुकारा जाता है। सर, दीपा मेरी क्लास में पढ़ती है, रोल नंबर 16, वो वाली दीपा नहीं बेटा। चलिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डैश खेती भूमि पर उच्च जनसंख्या प्रभाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऐसी खेती दोस्तों आप देखते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है वहां पर ऐसी खेती की जाती है। इस खेती के लिए बहुत बड़े बड़े खेतों की जरूरत होती है, जहां पर बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और इसमें आप देखते हैं कि केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की भी अच्छी सुविधा होती है। ऐसी खेती को हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती उत्तराधिकारी के अधिकार से आप देखते हैं कि संबंधित होती है ना। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है ना, आप देखते हैं कि दोस्तों एक व्यक्ति है, इनके पास आप देखते हैं कि मान लीजिए कि 100 एकड़ जमीन थी। अब इनके दो बेटे हुए, है ना, अब आप देखते हैं कि इनके दो बेटे हुए, इन्होंने दोनों में आप देखते हैं कि 50 एकड़ एकड़ जमीन क्या कर दी दोस्तों, आप देखते हैं कि बांट दी। ठीक। अब इन दोनों के भी आप देखते हैं कि दोस्तों दो बच्चे हुए। ठीक। अब इन दोनों के भी दो बच्चे हुए, तो अब आप देखते हैं कि उनके पास क्या होगा दोस्तों, जो भूमि का आकार है वो आपको कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेगा। अब मान लीजिए कि इनके दो बच्चे हुए, यहाँ पर एक को 25 एकड़ मिल जाएगी, दूसरे को 25 एकड़ मिल जाएगी, या इसके भी दो हुए तो यहाँ पर एक को 25 एकड़ मिल जाएगी, फिर 25 एकड़ मिल जाएगी। फिर आप देखते हैं दोस्तों कि इनका भी एक बच्चा हुआ, है ना, और इनका भी एक बच्चा हुआ। तो धीरे धीरे शुरुआत में जो आप देखते हैं कि खेतों का आकार था, जो नई नई जनरेशन आती रहती है, तो वो आपको कम होता हुआ दिखता है। और इस प्रकार की जो समस्या है वो हमें आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो गहन जीविका कृषि है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला सवाल है, इस प्रकार की खेती में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें से वो कौन सी फसल है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे उत्पादन को प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी प्रकार की खेती में उत्पादन होता है, अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, अच्छे किस्म के हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो हमारी वाणिज्य कृषि होती है। वाणिज्य कृषि का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो कृषि हम व्यापार के लिए करते हैं, जिसमें आधुनिक मशीनें होती हैं, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, इसी को हम लोग वाणिज्य कृषि कहते हैं। चावल के उत्पादन के लिए दोस्तों हमें कितनी तापमान की जरूरत होगी, आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि चावल के उत्पादन के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश चाहिए। अगर बारिश नहीं है तो सिंचाई की मदद से भी वहां पर हम चावल का उत्पादन कर सकते हैं। अगला सवाल, भारत चावल के उत्पादन में कौन से नंबर पर आपको दिखता है। तो भारत दोस्तों आप देखते हैं कि चावल के उत्पादन में, है ना, ये दो, भारत कौन से देश के बाद चावल के उत्पादन में आता है। तो भारत से पहले जो है दोस्तों वो है चीन, और भारत आपको दूसरे नंबर पर दिखता है, सेकंड नंबर पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर बाजरा बड़े स्तर पर उत्पादित होता है। तो भारत के अंदर एक और हमारा मोटा अनाज है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, बाजरा। और बाजरे की रोटी होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान में बड़े स्तर पर इसको उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाजरा को जानवरों को खिलाने के लिए भी दिया जाता है, लोग भी इसको खाते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कपास की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। वो कौन सा राज्य है जहां पर हमें कपास का उत्पादन दिखता है। कपास का उत्पादन करने के लिए हमें काली मिट्टी की जरूरत होती है, और आप सभी को पता है कि जो हमारी काली मृदा है ये हमें कहां पर दिखती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत दिखती है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का महाराष्ट्र के अंतर्गत ही हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन खाद्यान्न की फसल नहीं है, यानी कि इनमें से वो कौन सी फसल है जिसको हम लोग
खा नहीं सकते हैं। चावल को खाया जाता है, गेहूं को भी खाया जाता है, मक्के को भी खाया जाता है, कपास ये जो रुई है ये एक अखाद्य फसल है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है। तो भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें दोस्तों, वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है, तो वो है बिहार। और बिहार के अंदर भी मुजफ्फरपुर कर एक इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। चलिए तो दोस्तों यहां तक तो हमने कृषि ये जो हमारा अध्याय था इससे संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे थे उसको एक एक कर आप सभी के सामने रखा। उम्मीद है कि जो भी बातें आपको बताई गई होंगी वो आप सभी की समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने किसी और एक नए सेशन में, एक नए अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आप लोगों से मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।